नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। देखो, आज इन्फोसिस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री, पूरा का पूरा चित्रण मैं आपके सामने खोल के रखने वाला हूं। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो काफ़ी बड़ी है और ये जो रिपोर्ट है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर ली। तो आप इसे मोबाइल डिवाइस पे भी इजीली रीड कर सकते हो, और अगर आपके मोबाइल डिवाइस पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप लैपटॉप का यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट टीवी का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी वीडियो को प्ले करके आप इस पूरी रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। आई होप कि जब आप इस रिपोर्ट को पूरा चेक कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे या पूरा देख लोगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने तक आपको स्टॉक को लेके कोई भी बड़ी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में जो भी छोटे मोटे और बड़े क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद फुल देखा जाए तो पूरी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरी की पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्टॉक की इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या है कि भाई, इन्फोसिस क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में 12.2% के ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ के साथ दिखाया गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो रिवेन्यू गाइडेंस है वो घटकर करीब 1.5 से लेके 3% तक यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि पहले यहाँ पे करीब 1.5 से लेके 3.5% के लेवल के आसपास थी। इस गाइडेंस के कट के बाद जेपी मॉर्गन ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया। साथ में स्टॉक के अगर 52 वीक के सबसे करीब देखा जाए तो स्टॉक बिल्कुल 52 वीक का जो सबसे लोअर सर्किट जो स्टॉक का था, जो लोअर वैल्यू थी, उसको ये स्टॉक यहाँ पे टच कर चुका है। और देखा जाए तो यहाँ पे सलील पारिक जो है वो मार्च 2027 के अंदर सीईओ के पद से यहाँ पे इस्तीफा देंगे। साथ में आशीष कुमार 10 उनकी जगह यहाँ पे लेने वाले हैं। तो देखो, ये सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन है इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। अब इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था उसमें 12.2% की ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जो रिवेन्यू की गाइडेंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा घट जाती है, करीब 1.5 से लेके 3% तक आके यहाँ पे खड़ी हो जाती है। जबकि अगर पिछले साल आप चेक करोगे तो वो करीब आपको 1.5 से लेके 3.5% के आसपास आपको देखने को मिलती है। और जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आई, उसके बाद जेपी मॉर्गन स्टॉक्स ने अपना जो स्टॉक है वो डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया। और अगर देखा जाए तो इस टाइम जो स्टॉक है वो करीब 52 वीक के सबसे लो प्राइस के आसपास यहाँ पे चल रहा है। देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो यहाँ पे टॉप पोजीशन है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस चल रहे हैं। चेंजेस क्या चल रहे हैं कि जो सलील पारिक यहाँ पे जो है कंपनी के सीईओ है, वो यहाँ पे मार्च 2027 में कंपनी से यहाँ पे अपने इस पोस्ट से रिजाइन देने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे इनकी जो जगह है वो आशीष कुमार 10 यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये स्टॉक की सबसे बड़ी यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। अब जानते हैं भाई कंपनी क्या बिजनेस करती है। देखो, कंपनी इन्फोसिस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग, एआई लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सेवाएं देती है। देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे आईटी नहीं है, मतलब आईटी के अलावा आईटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पे देती है। मतलब आईटी सर्विसेज के साथ साथ ये कंसल्टिंग की भी सर्विस देती है, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवाती है और आउटसोर्सिंग वगैरह भी ये करवाती है। साथ में एआई ट्रांसफॉर्मेशन भी कंपनी ने यहाँ पे किया है। तो देखा जाए तो कंपनी का इन जो यहाँ पे की वर्क है जो कंपनी के, उनमें से कंपनी के कितने कितने परसेंट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होते हैं उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एआई, अगर एआई की सर्विस की बात करें तो कंपनी में यहाँ पे जो 8.2% का जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो कंपनी की एआई सर्विस के थ्रू आता है। अगर बात करें लार्ज डील विंस के बारे में तो देखा जाए तो कंपनी ने 3.6 बिलियन की यहाँ पे क्वार्टर 1 के अंदर टीसीवी की यहाँ पे एक बड़ी डील यहाँ पे हासिल की। और अगर एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के प्रेजेंट टाइम के अंदर एक्टिव क्लाइंट 2027 के आसपास है, जबकि पिछले साल 1861 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो हेड काउंट की बात करें तो कंपनी के अंदर 3,28,062 यहाँ पे एम्प्लॉयज इस टाइम काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है स्टॉक को लेके। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन को जानने की कोशिश करें तो देखा जाए तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है एनएससी के ऊपर वो यहाँ पे 1023 से लेके 1052 के बीच में आपको मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा।
और अगर करंट प्राइस की बात करें NYSE के अंदर, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो वहां पे स्टॉक करीब $12.60 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पे नेशनल और डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है, जो न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट है, वहां पे भी कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अगर बात करें 52 वीक की रेंज के बारे में, तो देखा जाए तो स्टॉक 52 वीक की रेंज में करीब 984, लोअर जो यहाँ पे रेंज है वो 984 रुपए के आसपास है, और जो हायर रेंज है वो करीब 1727 रुपए के आसपास है, जो पिछले एक साल के अंदर स्टॉक ने इस रेंज के अंदर मूवमेंट बनाया। अगर बात करें मार्केट कैपिटल के बारे में, तो स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो अराउंड करीब 4.27 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर पी रेशियो की बात करें, तो स्टॉक का पी रेशियो करीब 22 से लेकर 25 पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी ने यहाँ पे अराउंड 2.5 से लेके 3% का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है। और अगर कुछ और बेसिक यहाँ पे डेटा यहाँ पे चेक करें, तो अब यहाँ पे मैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे और वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो भाई कंपनी का रेवेन्यू करीब 48,211 करोड़ के आसपास रहा। पिछले साल ईयर टू ईयर यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलता है 14% की ग्रोथ के साथ पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल स्टॉक यहाँ पे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर चल रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 7,769 करोड़ के आसपास है। पिछले साल के कंपेरिजन में इस बार कंपनी 12.2% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे चल रही है। अगर बात करें EBI TDI जो यहाँ पे जो इसकी रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग, तो देखा जाए तो वो यहाँ पे करीब 10,163 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में 15% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ चल रहा है। और अगर EBIT मार्जिन की बात करें, तो वो करीब 21.10% के लेवल के आसपास है, जबकि पिछले साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो इस बार कंपनी करीब +3 BPS पॉइंट के आसपास यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलती है। अगर EPS की बात करें, तो कंपनी का EPS यहाँ पे 19.19 के आसपास है, मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर के हिसाब से कंपनी यहाँ पे 19.19 रुपए यहाँ पे कमा रही है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 14.9% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे चल रही है। अगर बात करें USD रेवेन्यू के बारे में, कि जैसे मैंने आपको बताया भाई कंपनी यहाँ पे NYSE स्टॉक एक्सचेंज में भी यहाँ पे डील कर रही है, तो देखा जाए तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे USD जो रेवेन्यू था वो करीब $5,082 मिलियन के आसपास था, जो कि पिछले इस साल के कंपेरिजन में इस साल यहाँ पे 2.4% की ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिलता है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे Q1 की, जो यहाँ पे Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो रिजल्ट है उसके बारे में, तो देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में देखा जाए तो करीब 3.9% की ग्रोथ के साथ देखने को मिलता है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे करीब 8.6% की गिरावट के साथ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पूरे साल का चार्ट चेक करोगे, तो वहां पे कंपनी एक अच्छे खासे नेट प्रॉफिट के साथ आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर स्टॉक में 8.6% की गिरावट देखने को मिलती है, जो कि चिंता का काफी बड़ा विषय है। अगर USD रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो सिर्फ 2.4% की CC ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्लो के साथ यहाँ पे चल रही है। अगर बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2027 की गाइडेंस को लेके कि भाई सबसे बड़े फ्लैग आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है CC के अंदर वो करीब ओल्ड गाइडेंस यहाँ पे 1.5 से लेके 3.5% के लेवल के आसपास थी, जो न्यू गाइडेंस के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो 1.5 से लेके 3% ही आपको देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से लेके 22% रहा। इस साल भी यहाँ पे, पिछले साल भी यहाँ पे 20 से 22% रहा, और इस बार भी 20 से 22% हमें देखने को मिलता है, मतलब कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें, कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे करीब 0.2% माइनस से लेके करीब 1.3% की ग्रोथ के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको इसको लेके दिखाता हूँ। देखा जाए तो कंपनी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो काफी नेगेटिव हो सकती है, यानी कोर बिजनेस में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ठीक है, यही वजह है कि स्टॉक में 2.5 से लेके 3% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और ब्रोकरेज ने भी डाउनग्रेड इसको किया। तो देखा जाए तो काफी अच्छी यहाँ पे, मतलब एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, काफी बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले स्टॉक को लेके एनालिस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं। देखा जाए तो S&P ग्लोबल के जो यहाँ पे 14 एनालिसिस्ट हैं, ठीक है, वो यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करने की राय देते हैं, बोलते हैं कि आप स्टॉक को होल्ड करो। स्टॉक का जो एवरेज टारगेट है वो करीब $11.85 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 19 एनालिसिस्ट है जो investing.com से आए हैं, उन्होंने यहाँ पे राय दी है कि भाई आप इसको होल्ड कर सकते हो। स्टॉक आने वाले टाइम में करीब 1294 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट बीट की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे रिड्यूस की, यहाँ पे संभावना जताई कि भाई स्टॉक में थोड़ी सी आप यहाँ पे होल्डिंग रिड्यूस कर सकते हो। देखा जाए तो स्टॉक का टारगेट $12.08 तक भी हो सकता है।
देखा जाए तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे अपडेट है, कवरेज है, मतलब यहाँ पे एनालिसिस की जो राय है वो मैंने आपको दिखाई। अब बात करने वाले ये तो जो राय थी, ये जो मैंने ऊपर राय आपको दिखाई, ये यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। देखा जाए तो एनवाईएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने एक विश्लेषण करके यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे क्या डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे देखो जो एनालिस्ट है वो क्या राय दे रहे हैं। देखा जाए तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी यहाँ पे बोलते हैं कि स्टॉक डाउनग्रेड हो सकता है, करीब टारगेट 940 रुपए के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि स्टॉक यहाँ पे डाउनग्रेड हो सकता है, स्टॉक करीब 1050 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। एचएसबीसी बोल रहा है कि स्टॉक पे डाउनग्रेड आपको देखने को मिल सकता है, आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। देखा जाए तो $12 तक यहाँ पे स्टॉक का टारगेट हो सकता है। जेफरीज बोलता है कि टारगेट यहाँ पे थोड़े से कट हो सकते हैं, स्टॉक करीब 1020 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने मेंटेन करने की बात बोली है कि भाई आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, मतलब एक अच्छी खासी बाइंग करके आप अपने शेयर प्राइस को एवरेज कर सकते हो। स्टॉक करीब 1170 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। उन्होंने 12% अपसाइड का यहाँ पे मूवमेंट बताया और यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी कि भाई आप यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हो। अगर एमके के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने भी यहाँ पे मेंटेन करने की बोला है। उन्होंने बोला है कि स्टॉक का आने वाले टाइम में करीब 1300 रुपए का टारगेट हो सकता है, 26% का यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और उन्होंने स्ट्रॉन्गली यहाँ पे एक बाय करने की रिकमेंडेशन यहाँ पे दी है। अगर नोवामा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉक को मेंटेन करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि स्टॉक आने वाले टाइम में 1250 रुपए के आसपास के टारगेट के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, करीब 21% से ज्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और इन्होंने भी यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक ओवरऑल रिपोर्ट यहाँ पे देखी जाए तो देखो ओवरऑल रिपोर्ट में यहाँ पे क्या है, देखो अगर यहाँ पे कौन सी चीज देखा जाए तो ज्यादातर होल्ड का ही है, कुछ ब्रोकरेज यहाँ पे बुलिश है, साथ में एमके ने तो 1300 रुपए तक का भी यहाँ पे टारगेट दिया, जबकि कुछ बीरिश मतलब जैसे आईसीआईसीआई ने यहाँ पे 940 रुपए का टारगेट दिया, मतलब टारगेट में 940 से लेके 1300 तक का यहाँ पे एक मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के कुछ और बेसिक फंडामेंटल और डेटा के बारे में, या फिर सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ सबसे बड़ी 5 सबसे बड़ी अपडेट है। देखा जाए तो सबसे पहला जो यहाँ पे अपडेट है वो है जो टॉप लेवल पोजीशन है उसके अंदर जो सीईओ की जो यहाँ पे पोजीशन चेंज होने वाली है उसकी अपडेट को लेके एक कंपनी में यहाँ पे जो सलील पारिक है वो मार्च 2027 से में सीईओ के पद से इस्तीफा देंगे। साथ में इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आशीष कुमार 10 यहाँ पे लेने वाले हैं, जो यहाँ पे सीईओ डेजिग्नेटेड नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो वो यहाँ पे ये है कि मेटसा ग्रुप पार्टनरशिप को इन्होंने एक्सपेंड किया। देखा जाए तो 5 अगस्त 2026 को कंपनी ने इन्फोसिस ने मेटसा ग्रुप के अंदर जो यहाँ पे एआई लेड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसकी पार्टनरशिप को थोड़ा सा एक्सपेंड यहाँ पे कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक में करीब 0.56% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो फिनाकल डेवलपमेंट इसको लेके काफ़ी बड़ी अपडेट है। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है कि अपनी जो वेल्थ मैनेजमेंट ऑपरेशंस है उनको यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए इन्फोसिस का जो यहाँ पे फिनाकल प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया। अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो देखा जाए तो इन्फोसिस कंपनी यहाँ पे कैंपस हायरिंग करने वाली है, करीब 20,000 यहाँ पे ग्रेजुएट को हायर करने वाली है। और अगर बात करें 5वीं सबसे लास्ट अपडेट के बारे में तो कंपनी यहाँ पे एनुअल सैलरी हाइक भी देने वाली है। देखा जाए तो अक्टूबर और जनवरी के अंदर सैलरी हाइक भी यहाँ पे रोल आउट हो सकते हैं। ये इस टाइम स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर बात करें यहाँ पे स्टॉक पे सबसे बड़े रिस्क आपको क्या देखने को मिल सकते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि भाई यहाँ पे गाइडेंस में कट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ग्रोथ गाइडेंस है उसके अंदर 1.5 से लेकर 3% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि पिछले साल 3.5% तक यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो नेगेटिव आपको देखने को मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई एआई लेड डेफ्लेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पे एआई प्रोडक्टिविटी की वजह से जो यहाँ पे प्राइसिंग का जो प्रेशर है वो कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एआई को जब भी कोई भी डिप्लॉय करता है तो बड़े बड़े वहाँ पे क्लस्टर सर्वर्स चाहिए, साथ में मॉडल वगैरह को डिप्लॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा वहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो जो प्राइसिंग की प्रेशर है वो कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तीसरी सबसे नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो देखा जाए तो यहाँ पे जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक बताई गई है। उन्होंने बोला है कि भाई कुछ क्लाइंट यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा सा असर आपको देखने को मिल सकता है, और उसकी वजह से स्टॉक के अंदर भी मूवमेंट आपको डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें चौथे पॉइंट के बारे में तो यहाँ पे 52 वीक का सबसे लो यहाँ पे चल रहा है। देखा जाए तो इस टाइम जो स्टॉक है वो करीब यहाँ पे काफी ज्यादा गिर गया, और स्टॉक अपने पिछले 52 वीक का जो सबसे लोअर है वो 984 रुपए के आसपास स्टॉक यहाँ पे टच करके आ चुका है। अगर बात करें यहाँ पे पांचवें पॉइंट के बारे में तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई सीईओ की जो पोजीशन है उसको लेके यहाँ पे अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब सलील पारिक के बाद यहाँ पे जो नया सीईओ आने वाला है, अब उसके डिसीजन क्या होने वाले हैं उसके बारे में कोई भी मार्केट में जानता नहीं।
खैर इतना तो नहीं जानता हालांकि, लेकिन अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग लेंगे, कंपनी को किस ग्रोथ तक यहाँ पे लेके जाएंगे, उसको लेके इन्वेस्टर्स के बीच में थोड़ा सा एक यहाँ पे कंफ्यूजन वाला माहौल बना हुआ है। अगर बात करें छठे नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो वो यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे जो कंपनी के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बीच में भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है वो उनमें कुछ चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे कैंसिल हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सी कंपनी में हलचल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को लेके थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मार्केट में ऐसा नहीं कि भाई कंपनी यहाँ पे कमा नहीं रही। अगर मेरे पास मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, बल्कि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इस बार कंपनी काफ़ी अच्छे खासे रिवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ के होने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे पिछले 2 साल से डाउन क्यों है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई इंडिया में पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ गए। कहीं पे जैसे इनकम टैक्स की वजह से देखा जाए, या फिर गुड्स वगैरह के जैसे भाई जीएसटी वगैरह के टैक्सेस हो गए, और भी काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे लग गए, जिसकी वजह से साथ में एक सबसे बड़ा टैक्स तो यहाँ पे ये है कि भाई जो यहाँ पे आप मान लो कोई भी इक्विटी वगैरह बाय करते हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे जो टैक्सेस स्लैब है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। मतलब देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनके अंदर जो टैक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जबकि अगर आप बाकी कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ पे या तो स्लैब आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, या फिर आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो ये बोलते हैं कि भाई अगर हम आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा तो टैक्सेस में ही देना पड़ेगा। और इसी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगातार यहाँ पे बिकवाली करते हुए कुछ सालों से नजर आए, और इसी वजह से मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। मतलब विदेशी जो निवेशक है वो यहाँ पे आने से थोड़े से कतरा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है बाकी मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में करते हैं तो यहाँ पे हमें 15 से 20% तक का टैक्स देना पड़ सकता है, साथ में 4% यहाँ पे सेल्स टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके काफ़ी बड़ा यहाँ पे हलचल देखने को मिली है। टैक्सेस को लेके काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।